हेलो एवरीवन। आप सभी का नर्मदा फोरम पर स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन और आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, सेंसिटिविटीज से के जो हमारे मुख्य पॉइंट्स हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कवर हो जाए। और एक और बात, हमने जो हमारा स्टडी होने वाला है पीएमसी का, उसको दो पार्ट में, दो लेक्चर में डिवाइड कर रखा है ताकि लेक्चर बहुत बड़ा ना हो। और इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि आप जब रिवाइज करें तो रिवीजन करते समय आपको परेशानी ना हो, क्योंकि एक बार देखने में कई बार समझ में नहीं आता है और वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तो रिवाइज करना डिफिकल्ट होता है। इस बात को ध्यान में रख करके हमने क्या है कि वीडियो को, टोटल जो हमारा स्टडी है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ओके, तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, और दूसरे पार्ट में देखेंगे हम आपके डैम्पिंग टॉर्क एंड सेंसिटिविटीज। ओके, सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या है कि जो इसका स्कीमेटिक डायग्राम है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक फिगर फॉर पीएमएमसी। पीएमसी का फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ओके, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि इसका नाम है परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पर जो मैग्नेट का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो परमानेंट होता है। मैग्नेट भी हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो क्या है परमानेंट, जो कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं परमानेंट, और दूसरा आपका जो मैग्नेट है ना, वो हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा पीएमएमसी है, इसमें हम क्या है कि परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं। अपना आप में एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका जो मटेरियल, जहां से हमें मैग्नेटिज्म मिलता है ना, वहां पर उस मटेरियल की मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व जो है ना, उसकी आंतरिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें डेवलप नहीं करना पड़ता है प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि हम आयरन कोर पर एक कंडक्टर को लपेट करके जब कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, तो जो आयरन कोर है ना, वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। तो उसकी यहाँ पर उपयोग नहीं होता, उसका हम अलग ढंग का इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग होता है। यहाँ पर पीएमसी, जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है। दूसरी एक और नाम में ही लिखा गया यहाँ पर मूविंग कॉइल। जो कॉइल यहाँ पर है ना, वो क्या करता है, मूव कर रहा होता है, वो मूव करता है, रोटेटिंग मेंबर होता है, वो घूमता है। कॉइल जो है ना आपका घूमता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट क्या आपका फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो दो बात को नाम से हमें यहाँ पर जो निकल के आ रहा है उसको हमने देख लिया। अब चलिए थोड़ी सी जो स्कीमेटिक डायग्राम है, जिससे हमें कुछ बातें कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारे दिमाग में आ जाए, वो बात, उस बात को ध्यान में रख करके इसको ड्रॉ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है कि आपका जो परमानेंट मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और इसके बीच में ये ना, ये हमने क्या है साइड व्यू ले रखा है इसका। जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका टॉप व्यू अगर ऊपर से हम देखें तो कैसा दिखता है, ऊपर से देखिए ऐसा दिखता है। ये जो नॉर्थ पोल है ना, वो ऐसा दिखता है, ऐसा। यहाँ पर ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में होता है यहाँ पर। और बीच में क्या है आपका, ये जो ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है कि आपका एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल आयरन कोर है। मीन्स ऐसा एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर है। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका मैग्नेट्स, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में क्या है कि हमने एक आयरन कोर लगा रखा है, जो कि सॉलिड होता है, वो खोखला नहीं होता, सॉलिड होता है, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, इंस्ट्रूमेंट आपका मजबूत हो सके। इस उद्देश्य से हम उसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में क्या है कि आपका हमने आयरन कोर लगा रखा है। और एक और बात, जो आयरन कोर होती है वो आपका मूव नहीं करता, क्योंकि बहुत भारी होता है वो, तो उसको मूव कराना बहुत अच्छी बात भी नहीं है। उससे क्या है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो हम पावर देते हैं, उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी ना उसको मूव कराने में ही खर्च हो जाएगा। तो देखिए उससे हमें फायदा मिलने ये लेना होता है कि पूरे इंस्ट्रूमेंट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए, एक मजबूती मिल जाए। लेकिन मजबूती मिलेगी कब, जब वो थोड़ा मजबूत होगा, थोड़ा वेटेड होगा। लेकिन इस वेटेड मेंबर को हम घुमाएंगे तो फिर इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको हम रोटेटिंग मेंबर नहीं बनाते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा आयरन कोर जो आपका सिलिंड्रिकल है, इसके ऊपर से एक और हम क्या है कि सिलिंड्रिकल मीन्स बेलनाकार एक क्या एल्यूमिनियम का एक फ्रेमर हम उपयोग ऊपर से रख देते हैं। फ्रेमर कहने का मतलब यह है कि वो जो ना बेलनाकार तो है लेकिन वो खोखला है, बेलनाकार है लेकिन खोखला है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने ऐसा एक आयरन कोर बना दिया, ये आयरन कोर बना दिया यहाँ पर, और इसके ऊपर से क्या कर दिया हमने, एक आपका एक ऐसे ही बेलनाकार क्या रख दिया हमने यहाँ पर, फ्रेमर रख दिया। ठीक है,
देखिए फ्रेमर क्या है, ये आराम से इस कोर के ऊपर, आयरन कोर के ऊपर घूम सकता है, ठीक है। क्योंकि खोखला है, इसके ऊपर हम रख दिया, पहले किसको रखा हमने, आयरन कोर को, आयरन कोर के ऊपर क्या रखा, फ्रेमर रख दिया, एल्यूमिनियम का फ्रेमर रख दिया। आयरन कोर आपका भारी होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट को, वो मूव नहीं कर सकता, उसको मूव कराना अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो फ्रेमर है, एल्यूमिनियम फ्रेमर, वो आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस फ्रेमर को मूव कौन कराता है, इसी फ्रेमर पे क्या करते हैं हम, जो आपका बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर था, उसके ऊपर क्या रखा हमने, सिलेंड्रिकल आपका एल्यूमिनियम फ्रेमर रखा, उसके ऊपर से क्या करते हैं हम, क्वाइल, आयताकार क्वाइल, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है रेड आपके इंक में, यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है कि आयताकार है ना, बहुत सारे टर्न के, मैंने यहाँ पर एक ही टर्न आपको दिखा रखे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे टर्न होते हैं और इसके टर्न्स पे बहुत सारे चीज यहाँ पर डिपेंड करते हैं, हम उसको धीरे धीरे देखेंगे इसी लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए उसके ऊपर से क्या करते हैं हम, जो एल्यूमिनियम फ्रेमर होता है ना, उसके ऊपर क्या रख देते हैं हम, आपका ये क्वाइल रख देते हैं, ये क्वाइल रख देते हैं, और क्वाइल से ही आपका पॉइंटर कनेक्टेड होता है, ये पॉइंटर कनेक्टेड होता है, जब कॉइल आपका रोटेट करता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ये क्या आपका, ये ब्लैक कलर में है, ये क्या आयरन कोर, इसके ऊपर से रेड कलर में क्या है, एल्यूमिनियम फ्रेमर, और इसके ऊपर क्या है, हमने आयताकार रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिए हैं। और कॉइल में जब करंट फ्लो होता है, कॉइल में जब करंट फ्लो होता है, तो चूंकि कॉइल जो है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, नॉर्थ पोल साउथ के बीच में रखा है, तो फिर क्या है कि यहाँ पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है, फिर कॉइल आपका रोटेट करने लगता है। उदाहरण के लिए कॉइल आपका ऐसा अगर रोटेट करेगा तो पॉइंटर आपका इधर मूव करता है, और पॉइंटर जब मूव करता है तो फिर क्या है कि स्केल पर हम डिफ्लेक्शन कितना हुआ उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग मैटर यह है कि जो डिफ्लेक्शन होता है ना, ये डिफ्लेक्शन जो थीटा के टर्म्स में होता है, एंगल में जो डिफ्लेक्शन होता है, ये उस क्वांटिटी, उस राशि के समानुपाती होता है जिसको हमें मापना है, जिसको हमें मेजर करना है। उदाहरण के लिए करंट या वोल्टेज, जिस करंट या वोल्टेज को हमें मेजर करना है उसके क्या है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि हम डिफ्लेक्शन को मेजर करके उस क्वांटिटी को हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी क्या है, कुछ कुछ फैक्ट्स जिससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो देख लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये क्या है कि देखिए आपका जो परमानेंट मैग्नेट होता है किस मटेरियल का बना होता है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसको, ये एल्निको का बना होता है, एल्निको, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा गया एल्निको, एल्यूमिनियम निकेल एंड कोबाल्ट का क्या है, एक मिश्र धातु है, एलॉय है, ठीक है ना, एल्निको, इसका बना होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक। आयरन कोर के बारे में तो चर्चा हो ही गई। एल्यूमिनियम फ्रेमर की बात में अगर करूं तो ये जैसे कि नाम आपका एल्यूमिनियम का बना होता है, और जो आपके कॉइल्स होते हैं ये कॉपर के बने होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, ये स्केल है, और एक और ही इंटरेस्टिंग मैटर यहाँ पर क्या है कि जो एल्यूमिनियम फ्रेमर है ना, वहां से एक स्प्रिंग कनेक्ट किया जाता है जो कि यहाँ पर फिक्स किया गया है, ठीक है। स्प्रिंग का काम क्या होता है हम अभी आगे 2-4 मिनट के बाद देखेंगे। ये स्प्रिंग किस मटेरियल का बना होता है ये भी अपना आप में एक ऑब्जेक्टिव है, और ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है, आगे मैंने लिख रखा है, इसको आप देखेंगे, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। तो देखिए इस जो हमारा पेज था इसमें हमने देखा कि जो हमारा ये जो परमानेंट मैग्नेट है एल्निको का बना होता है, और जो स्प्रिंग है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। और जो आपके कंडक्टर हैं ये प्रिफरेबली, आपके जो कॉइल्स के कंडक्टर्स हैं प्रिफरेबली आपके कॉपर के बने होते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड उसमें और देखते हैं। देखिए ये भी अपना आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ओनली डीसी कैन बी मेजर्ड, यहां से एसी मेजर नहीं किया जा सकता है। एसएससी जेई 2018 में ये बात पूछी गई है कि क्या हम पीएमसी से एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं, तो नहीं, हम पीएमसी से एसी मेजर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं इसकी चर्चा आगे होगी, ठीक है। हम सिर्फ डीसी मेजर कर सकते हैं, इस बात को आप दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद से एक और बात, हाई परमेबिलिटी आयरन कोर इज प्रोवाइडेड सो एज बीज स्ट्रॉन्ग। और जो आयरन कोर होता है ना, जिसको हमने बोला कि बीच में आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बीच में जो आयरन कोर रखते हैं, ठीक है, इसकी जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ना, ये क्या होना चाहिए आपका, बहुत हाई होना चाहिए, ताकि क्या करे, यहां से जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपके जो लाइंस हैं ये यहां पर जाए तो इनको असुविधा ना हो, आसानी से जाए, ठीक है। इसकी जब रिलक्टेंस काफी कम होगा, ठीक है ना, इसकी जब परमेबिलिटी काफी ज्यादा होगी तभी तो क्या करेगा, ये फील्ड को आसानी से जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि जो आयरन कोर है ना उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हाई परमेबिलिटी आयरन कोर इज प्रोवाइडेड सो एज बी इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बी जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग हो आपका, क्योंकि यहीं पर तो कंडक्टर हम रखेंगे ऐसा, तो कंडक्टर जो है ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे, है ना, और अपनी जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी अधिक हो। इसलिए क्या है कि हम हमारा जो आयरन कोर होता है ना
उसकी परमेबिलिटी अधिक रखी जाती है, रिलेटिव परमेबिलिटी अधिक रखी जाती है। क्यों? क्योंकि बी जो है ना समानुपाती होता है म्यू के, और म्यू किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो जब म्यू आर बड़ा होगा तो म्यू बड़ा होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी आयरन कोर का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एलिको के बारे में मैंने पहले ही बताया, एलिको किसका बना होता है? एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट का बना होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा गया आपके एसएससी 18 में पूछा गया है। ये सब पॉइंट जितने हम चर्चा कर रहे हैं अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिमाग में रखने की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है ना, वहां पर मैग्नेटिक शील्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। पीएमएमसी में आपका जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक शील्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस बात को आपको दिमाग में रखना है कि देयर इज नो नीड ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग बिकॉज द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग बोला ना मैंने, बहुत ही मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि इसको जो स्ट्रे, जो आवारा जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, अनवांटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये कमजोर होता तो फिर उसको डिफ्लेक्ट करते। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होता है, कोई मैग्नेटिक शील्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट क्या? आयरन कोर इज स्टेशनरी। आयरन कोर मैंने पहले बता दिया था, टू कीप द सिस्टम मूविंग सिस्टम लाइट। अब देखो उसको हम आयरन कोर को क्या है कि हम सॉलिड क्यों बना रहे हैं? ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए। लेकिन उसको जब मूविंग बना देंगे तो चूंकि इसको हमने सॉलिड बना रखा है, भारी है, मूविंग बना देंगे तो मूवमेंट आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं? फिक्स बनाते हैं। हाँ, जो हमारा कॉयल है ना, कॉयल को हम डायरेक्टली आयरन कोर पर न रख करके आयरन कोर के ऊपर पहले एल्यूमिनियम फ्रेमर रखते हैं, उसके ऊपर से क्या रखते हैं? हम कॉयल को रखते हैं। तो जो कॉयल रोटेट होता है, फ्रेमर भी रोटेट होता है। कॉयल से आपका क्या आप कनेक्टेड होता है? पॉइंटर, और इसी से कनेक्टेड होता है कॉयल, या फिर फ्रेमर से क्या कनेक्ट होता है? स्प्रिंग। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है कि हमारा यहाँ पर मेजरमेंट जो है ना संपन्न होता है। ठीक है। नो एडी करंट लॉस इन आयरन कोर। यस, आपसे बता दूं, अगर एडी करंट लॉस की बात की जाए तो आयरन कोर में कोई एडी करंट लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो आपका भाई देर टाइम के साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन तो होता नहीं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। कोई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है नहीं कि करंट पर निर्भर कर रहा है, करंट चेंज हो जाएगा तो फील्ड चेंज हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट है, कोई मैग्नेट फील्ड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई आयरन कोर में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आयरन कोर में एडी करंट होगा कैसे? तो कोई एडी करंट नहीं होता आयरन कोर में। लेकिन वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम फ्रेमर की बात करूं तो वहां पर एडी करंट होता है। क्यों? ईडी करंट होने के लिए क्या आपका इंडक्शन की आवश्यकता होती है। इंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए? या तो फील्ड आपका वेरिएबल हो, नहीं तो फील्ड और जिस आपके क्या है कि जहां पर आपको देखना है कि ईडी करंट हो रहा है कि नहीं, वो जो मेंबर है आपका, ठीक है ना, उदाहरण के लिए आयरन कोर या फिर एल्यूमिनियम फ्रेमर, ये फील्ड के रेस्पेक्ट में गतिमान है कि नहीं, इस बारे में मूव कर रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो देखिए आयरन फील्ड तो यहाँ पर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है। आयरन कोर मूव नहीं कर रहा। आयरन कोर में क्या होगा? कोई एडी करंट लॉस नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम फ्रेमर तो मूव कर रहा है। एल्यूमिनियम फ्रेमर क्या होगा? आपका इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, वहां पर एडी करंट होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा? एज द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, नो मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, नो मैग्नेटिक शील्डिंग इज रिक्वायर्ड। पहले ही मैंने बता रखा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर शील्डिंग। शील्डिंग के लिए किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना। किस? वो भी एक एलॉय होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट का बना होता है। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट था वो किसका? एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट का बना होना चाहिए था। और जो आपका अगर हमने शील्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कहीं भी अगर मैग्नेटिक शील्डिंग की आवश्यकता पड़ती है तो जो मैग्नेटिक शील्ड बनाते हैं हम, वो शील्ड क्या है कि आपका एक एलॉय का होता है। वो एलॉय क्या होना चाहिए? आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। और किसका एलॉय होना चाहिए? आपका आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट का। हाँ, अब जो हम चर्चा कर रहे थे कि ईडी करंट लॉस एल्यूमिनियम फ्रेमर में हो सकता है, तो देखिए हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेमर की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम फ्रेमर इज पुट ऑन द आयरन कोर। ठीक, हमने इसको रख दिया। और क्या है कि आयरन कोर तो आपका फिक्स्ड है, लेकिन फ्रेमर क्या आपका मूव कर रहा है। द एज एल्यूमिनियम फ्रेमर इज रोटेट्स, देखिए as aluminum framer is framer rotates, there is eddy current loss in the framer। फ्रेमर में एडी करंट लॉस होता है। आयरन कोर में एडी करंट लॉस नहीं होता है, लेकिन फ्रेमर में एडी करंट लॉस होता है। ठीक है। अब देखिए कॉइल, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? कॉइल कंटेनिंग सेवरल नंबर ऑफ टर्न्स इज मेड ऑफ कॉपर। जो आपका कॉइल हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा कॉइल जो बनाते हैं हमेशा, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स के जो कॉइल बनाते हैं, ये जो हमारे कॉइल्स होते हैं बेटा, ये क्या है कि आपके बहुत सारे टर्न्स इसमें हो सकते हैं, और किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। फॉस्फो ब्रॉन्ज स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द एल्यूमिनियम फ्रेमर। पहले ही बात हमने इसकी कर दी कि जो एल्यूमिनियम फ्रेमर से स्प्रिंग अटैच करते हैं, किसका बना होता है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। याद करने वाली बात है। पॉइंटर इज अटैच्ड टू द फ्रेमर। फ्रेमर से क्या है कि पॉइंटर को हम कनेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेमर और कॉइल साथ साथ मूव करते हैं। कॉइल मूव करता है तो फ्रेमर मूव करता है। तो पॉइंटर आपका क्या है कि कॉइल से अटैच्ड हो, फ्रेमर से अटैच्ड हो, ऐसी स्प्रिंग जो है ना आपका कॉइल से अटैच्ड हो, फ्रेमर से अटैच्ड हो, दो मैटर नहीं करता।
ये क्या है कि जो मूविंग पोर्शन है ना, जो मूविंग पार्ट है, मूविंग पार्ट कौन कौन है यहाँ पर, कॉइल है और एल्यूमिनियम फ्रेमर है, उसमें कहीं भी अटैच होना चाहिए कि आपका पॉइंटर, इसी दोनों में मूविंग पोर्शन पे मूविंग मेंबर पे अटैच होना चाहिए एल्यूमिनियम कॉइल, सॉरी पॉइंटर, और आपका स्प्रिंग भी, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण चलते, व्हेन कॉइल रोटेट्स, व्हेन जब कॉइल रोटेट करता है, फ्रेमर रोटेट्स, फ्रेमर क्या करता है, रोटेट करता है, और हेंस इस प्रकार से देयर इज डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, देयर इज डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर। हम इसको क्या है कि आपका जो पहला स्लाइड था ना वहां पर देखते हैं। देखिए हमने क्या चर्चा की, हमने चर्चा ये की नॉर्थ पोल साउथ पोल फील्ड इधर डेवलप हो गया आपका, भाई फील्ड ऐसा डेवलप हो गया है, ठीक है। अब क्या है कि भाई इसमें करंट, जिस करंट को मेजर करना है उसको हमने कॉइल में फ्लो करा दिया, ठीक है, कॉइल में फ्लो करा दिया तो फिर क्या हो गया, टॉर्क डेवलप हो गया, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इस दिशा में टॉर्क डेवलप हो गया, है ना, क्लॉकवाइज दिशा में टॉर्क डेवलप हो गया। टॉर्क डेवलप हुआ तो कहां टॉर्क डेवलप हुआ, टॉर्क डेवलप हुआ कॉइल पर। कॉइल किस पर रखा गया, एल्यूमिनियम फ्रेमर पे। कॉइल रोटेट किया, फ्रेमर रोटेट किया, और इसी से कनेक्टेड क्या पॉइंट है, तो पॉइंटर भी इधर घूम गया। लेकिन इसी से रोटेट है क्या आपका स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या किया, स्प्रिंग डिफॉर्म होना शुरू हुआ, है ना, स्प्रिंग ने तो पकड़ रखा था, जैसे घूमा तो स्प्रिंग में तनाव आई, तो स्प्रिंग ने उसको अपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्प्रिंग का काम ही क्या होता है यहाँ पर, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। हमने जब डिटेल में चर्चा की थी, जब आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम कर रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था 3 प्रकार के फोर्सेस की आवश्यकता होती है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए, है ना। और हमने वहां पर देखा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको हम ऑपरेटिंग टॉर्क भी कई बार बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, 3 प्रकार के टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखिए जो स्प्रिंग होता है ना, वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या है कि हम यहां पर कर रहे हैं चर्चा, यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आपका एज द एल्यूमिनियम फ्रेमर रोटेट्स देयर इज एडी करंट लॉस इन द फ्रेमर। इसके बाद से क्या देखा था हमने, हम देख रहे थे कि देखिए बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, because of the deflecting torque, when coil rotates, framer rotates, and hence there is deflection in the pointer. The deflecting or operating torque is produced in the coil. कहाँ पे, कंडक्टर जो coil आपका वहां पर प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, देखिए आपका फील्ड इधर सेट हो गया और इसमें करंट इधर फ्लो होना शुरू हो गया, ऐसे करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो आपका इस कंडक्टर पे इधर फोर्स लगता है, इस कंडक्टर पे इधर फोर्स लगता है। जब इधर फोर्स लगेगा तो फिर क्या होता है, आपका कॉइल ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाता है, जैसे ही मैंने दिखा रखा है। कैसे कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखेंगे तो, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखेंगे तो घड़ी की दिशा जो होती है देखने पे कैसे चलती है कि नहीं, इसके उल्टा दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगता है, ठीक है। अगर करंट की दिशा हम चेंज कर दें और मैग्नेट फील्ड की दिशा सेम रखें, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल रखें, जैसा क्या वैसे ही रखें, करंट की दिशा चेंज कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, टॉर्क कैसा उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर, क्लॉकवाइज, फिर पॉइंटर आपका इधर रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो फोर्स लगता है ना कंडक्टर पे, वो किसके बराबर होता है आपका, F = आई एल बी, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा F = BIL sin थीटा। ये क्या है कि आपका जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन है, क्या फोर्स लगता है उसका ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इसी एक्सप्रेशन से, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आया है। आपको अभी याद नहीं भी हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक कम से कम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसको तो दिमाग में रखना, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने के बाद, एक दो बार सुनने के बाद अपने आप ही बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ओके, ठीक है। यहाँ पर F = ILB, आई यहाँ पर क्या है करंट, एल क्या आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इतना फोर्स आपके हर एक कंडक्टर पे, ये जो आपके कंडक्टर है ना वर्टिकल कंडक्टर, इन पे लग रहा है, जो आपके क्षैतिज कंडक्टर हैं, है ना, ठीक है। जो आपके हॉरिजॉन्टल कंडक्टर, इन पे फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, इन पे फोर्स नहीं लगता, क्योंकि इनके लिए थीटा क्या हो जाता है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, साइन थीटा 0 180 डिग्री, तो क्या हो जाता है, साइन थीटा 0 हो जाता है, तो फोर्स यहाँ पर नहीं लगता। यहाँ के लिए आपका थीटा क्या होता है 90 डिग्री, तो इन पे फोर्स लगता है BIL, तो 90 पे साइन थीटा कितना हो जाता है 1 BIL, इतना फोर्स लगता है। इस पे इतना लगा BIL, इस पे लगा BIL, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि एक ही टर्न तो है नहीं, बहुत सारे टर्न है कॉइल में हमारे, तो जितने टर्न है, उदाहरण के लिए अगर n टर्न है तो NBIL इधर लगा, NBIL इधर लगा, तो आपका जो किसी एक साइड का जो कंडक्टर है, एक साइड का जो कंडक्टर है, उस पर कितना फोर्स लगा, NBIL इधर लगा, इस वाले पे लगा, NBIL इस वाले पे लगा, ठीक है। अब देखिए इस पे टॉर्क कैसे उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगा, इस कंडक्टर पर लगा NBIL, ओके, इस दिशा में। यहाँ पर कितना लगा NBIL, इस दिशा में, उल्टा दिशा में। अब देखिए क्या होगा, इसके
प्रभाव के कारण क्या होगा, आपका कहाँ घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा कि नहीं कॉइल, आपका कॉइल ऐसा घूमेगा कि नहीं, जो कॉइल घूमेगा तो फ्रेमर भी घूमेगा। ठीक, आप देखते हैं टॉर्क कितना लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका, ये है, इसी एक्सिस के अबाउट कॉइल आपका रोटेट करेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की दूरी कितनी है, d/2, इस फोर्स की दूरी कितनी है, d/2, तो इसका टॉर्क कितना हो गया, NBIL इंटू d/2, F इंटू d/2, F इसके बराबर है, ये भी कितना हो जाएगा, F इंटू d/2, F इंटू d/2। चूंकि दोनों फोर्स आपस में क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं, एक इधर घुमाना चाहते हैं, इधर घुमाना चाहता है, सपोर्ट ही तो कर रहे हैं कि नहीं, तो दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, दोनों टॉर्क आपके ऐड हो गए, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया, F इंटू डी, यहाँ पर डी क्या आपका टोटल ये डिस्टेंस, ठीक है, जो आपका आयताकार, जो कॉइल है हमारा आयताकार, ठीक है ना, तो इसकी लंबाई कितनी है L और इसकी विड्थ कितनी है D, ठीक है, यहाँ पर D कितना L, तो टॉर्क कितना है FD, F इक्वल टू कितना है NILB, ठीक है ना। आपको सभी एक एक जो यहाँ पर हमने जो सिंबल यूज कर रखे हैं सबका मीनिंग आपके दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो गया, NILBD के बराबर हो गया, ठीक है ना। जहां पर देखिए आपका ये L जो है ना आपका लंबाई और ये इसकी जो चौड़ाई है आपकी आयताकार की, इसकी L इंटू डी से क्या हो जाएगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू LD, हम इसको LD को कंबाइन करके हम A भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। तो हमने देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू NB और LD को साथ में कर दिया, I कर दिया, NB ये किसके बराबर, A के बराबर है, इंटू I, तो NBA इंटू I। अब यहां पर इसको याद रखना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, मैं बोलूंगा आपसे महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखना है। NBA इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और निरूपित करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपलाइज्ड करते हैं इसको G से, G इक्वल्स टू NBA। तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला कितना आ गया, TD इक्वल्स टू G इंटू I, जहां पर ये G किसके बराबर है, NBA के बराबर है, और G को क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, ठीक है। तो हमने क्या है कि यहाँ पर बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हमने क्या है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब देखिए हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा जो है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी कंट्रोलिंग टॉर्क आपका TC, यहाँ पर C होना चाहिए क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क C से शुरू होता है कंट्रोलिंग, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये लग रहा है वो C रहेगा, ठीक है ना। TC इक्वल्स टू K थीटा, ठीक है, TC इक्वल्स टू K थीटा, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, है ना। आपका कहीं स्टिफनेस कांस्टेंट लिखा होगा, कहीं स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, K इज K, ठीक है। तो आपका आपका K क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा क्या डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, हमने यहाँ लगा रखा था कि नहीं। अब क्या यहाँ पर अगर ये स्प्रिंग में इधर रोटेशन, इधर डिफ्लेक्शन हो, मैंने स्प्रिंग आपका इधर घूमे, तो स्प्रिंग जो है ना आपका इस साइड में टॉर्क लगाता है, क्योंकि स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है कि उसको हम जब डिफॉर्म करते हैं तो जिस दिशा में डिफॉर्म करते हैं ना उसके उल्टा दिशा में क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, सब में स्प्रिंग देख रखा होगा, स्प्रिंग को दबाओ तो बाहर धकेलता है और खींचो तो अंदर खींच, बाहर की ओर खींचो तो अंदर की ओर खींचता है ना। इधर रोटेट करो तो इधर के फोर्स लगाता है, इधर रोटेट करो तो इधर की ओर टॉर्क लगाता है, ठीक है ना बेटा। तो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, K इंटू थीटा, वेयर K इज स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा क्या है आपका डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, और थीटा में उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर थीटा उतना ही होगा जितना क्या है कि पॉइंटर आपका, जैसे यहाँ पर क्या है कि आपका मैं पॉइंटर लगा दूं तो जितना भी पॉइंटर घूमेगा उतना ही यहाँ पर जो आपका स्प्रिंग लगा रखा है इस पे स्प्रिंग में क्या होगा, रोटेशन होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। तो थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर कहिए या फिर क्या आपका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपका क्या है कि डिफ्लेक्शन कहिए, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी जो छोटे छोटे आपके इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में ही दिक्कत है, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या कोई टर्म आ जाते हैं जिससे बच्चे फेमिलियर नहीं होते हैं और उसको लेकर के क्या माने वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सिर्फ सुनने से ये बात एक ही है भाई, नहीं पता, जिस बच्चे को पता नहीं है वो क्या है कि रिस्टोरिंग टॉर्क सुन के ही समझ में उसको लगता है अरे पता नहीं कौन सी नई एक टॉर्क आ गई है ना, और वो घबरा जाता है। तो जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क है ना वो कंट्रोलिंग टॉर्क को रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है, TC, बार बार देखिए यहाँ पर TC होना चाहिए, TC इक्वल्स टू K थीटा, TC इक्वल्स टू K थीटा, ठीक है, K थीटा, ओके बेटा। अब देखिए कि आपका क्या है कि एट फाइनल डिफ्लेक्शन आपका क्या हुआ, पॉइंटर पे इधर लगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इधर लगा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। Deflecting torque is constant. Why deflecting torque is constant? Because this deflecting torque is equals to G into Y and G equals to NBA. आप मुझे बताइए
कि जिस करंट को हमें मेजर करना है अगर वो करंट वेरी ना करे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहां से वेरी कर जाएगा, जी तो कांस्टेंट है ही, करंट भी कांस्टेंट हो गया, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, हाँ जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है ना ये वेरी करता है, क्यों वेरी करता है, बिकॉज दिस कंट्रोलिंग टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा, ये थीटा आपका रोटेशन पे डिपेंड करता है। शुरुआत में शुरू में ये बहुत कम होता है, अगर पॉइंटर आपका यहाँ है तो कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो ही है, पॉइंटर आपका यहाँ पर है कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ गया, पॉइंटर यहाँ गया कंट्रोलिंग टॉर्क और बढ़ गया, पॉइंटर यहाँ गया कंट्रोलिंग टॉर्क और बढ़ गया। ठीक, और फाइनल जो डिफ्लेक्शन कहां मिलता है, जहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ के किसके बराबर हो जाए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाए, वहीं पर जाकर क्या है कि आपको पॉइंटर रुक जाता है। ठीक है ना, जो मैंने यहां पर लिख रखा है एट फाइनल डिफ्लेक्शन टीसी इक्वल्स टू टीडी, टीसी किसके बराबर के थीटा, टीडी किसके बराबर जी आई, के थीटा इक्वल्स टू जी आई, यहां से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया जी बाई के इंटू आई। और देखिए यहां से एक और फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक कंक्लूजन हमारे दिमाग में डालना चाहिए कि यहाँ पर थीटा जो है ना आपका, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, जहां पर थीटा का भी पावर एक है, आई का भी पावर एक है, इसका मतलब दोनों जगह जो अगर पावर एक है, इसका मतलब यहाँ पर जो संबंध है, रिलेशन है थीटा और आई में, वो कैसा है, रैखिक है, लीनियर है, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है 2018 फिर एसएससी 2018 में कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल, जो आपका स्केल होता है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है, यस होता है, क्योंकि रिलेशन आपका थीटा और आई में कैसा आपका लीनियर है, रैखिक है, यूनिफॉर्म है, स्केल जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है। ये अपना आप एक ऑब्जेक्टिव है जिसको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद से देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि अच्छा ये लीनियरली हम बोले कि लीनियर रिलेशन, ठीक है, हम बोल रहे हैं आपसे, फिर क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म रिलेशन या फिर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड, इसका मतलब क्या है, थोड़ी इसको हमने और यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाटा लेकर के हम समझने की कोशिश की है। हमने क्या देखा, थीटा इक्वल्स टू आई, हमने देखा था एक्चुअली के थीटा इक्वल्स टू जी आई, ओके, और थीटा इक्वल्स टू जी बाई के इंटू आई, और हमने देखा था थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इसी बात को हमने लिख रखा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका थीटा इक्वल्स टू 5 हमने मान लिया, उदाहरण के लिए थीटा समानुपाती आई के, तो हमने मान लिया थीटा इक्वल्स टू 5 भाई समानुपाती तो यहाँ भी आई, समानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं, 5 ये कांस्टेंट हमने मान लिया उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपका जब करंट जीरो होगा, मींस जो आपका जो कॉइल है, कॉइल में जब जीरो करंट फ्लो होगा तो थीटा क्या होगा, जीरो। संबंध तो यही बताता है भाई हमने जो ड्रॉ किया। ठीक है, करंट जब एक होगा, इस संबंध जो हमने माना इसके अकॉर्डिंग आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा, 5 डिग्री का। करंट 2 एम्पियर का होगा, डिफ्लेक्शन 10 डिग्री का। करंट 3 एम्पियर का होगा, डिफ्लेक्शन 15 डिग्री का। करंट 4 20 डिग्री का, 5 25 डिग्री का, 6 30 डिग्री का। अब देखिए इसका उल्टा सोचिए, इसका उल्टा हमें क्या सोचना है, उदाहरण के लिए अगर ये बात इस इंस्ट्रूमेंट के लिए सत्य है, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आपका G बाई के जो कि हमने 5 माना, 5 अगर मान चलिए है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जब थीटा कितना होगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा 20 डिग्री, तो हमें मानना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट में 4 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ था, तभी तो डिफ्लेक्शन 20 डिग्री हुआ। और इस प्रकार से क्या है कि मेजरमेंट यहाँ पर संपन्न किया जाता है। क्योंकि क्या है कि डिफ्लेक्शन आपके करंट टू बी मेजर्ड, जिस करंट को हमको मेजर करना है उसके समानुपाती है, तो क्या है कि डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में हम डालते किस चीज को है, करंट को डालते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का इनपुट क्या हुआ, करंट हुआ, यहाँ पर आउटपुट क्या हुआ, डिफ्लेक्शन, बिकॉज द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट करंट, so by measuring the deflection we can easily measure the current to be measured। जिस करंट को मेजर करना है उसको हम मेजर कर लेते हैं। ओके बेटा, तो हमारा जो पहला पार्ट है पीएमएमसी के कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसको हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद हम डैंपिंग टॉर्क